हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हम रिवीजन क्लास में अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें अनसॉल्व का सेट 1 2024 का जो सेट 1 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जिसमें 20 प्रश्न आपके ओएमआर सीट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। उसको अभी हम छोड़ के हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम एक लेक्चर जिसमें केवल 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए इस सेशन का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक घन का आयतन, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? इसकी प्रत्येक भुजा, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? यह प्रश्न है। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी? क्योंकि हम जानते हैं जो आपके घन का आयतन होता है, घन का आयतन वो होता है ए क्यूब, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो घन का आयतन हो गया ए क्यूब, और घन का आयतन कितना दिया है? 1331, और बराबर हो जाएगा ए क्यूब। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1331 का घनमूल। हम इसका घनमूल निकालेंगे। तो 1331 का अगर घनमूल निकालें तो सबसे पहले ये 11 से कटेगा, 11 एकन्नम 11 और 2 13, 11 दूनी 22, 1 23 और 11 एकन्नम 11। फिर भी ये 11 से कटेगा और 11 के रही हम 121 और 11 एकन्नम 11। ये ध्यान दीजिए। तो जो ए बराबर आएगा अंडर रूट घनमूल इसका 11 गुणे 11 गुणे 11। अब ए बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 11, ये 3 है, 11 की पावर 3, और ए बराबर इसको हम लिखते हैं 11 की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर, इसका मतलब होता है 1/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया? 11। अर्थात इसकी जो प्रत्येक भुजा थी वो 11 सेंटीमीटर की थी। जो आपका घन था जिसका आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब था, उस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 11 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये आपका अनसॉल्व का पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न हम लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न है एक दो घात समीकरण, प्रश्न संख्या 2। एक दो घात समीकरण, एक दो घात समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी की का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि दो घात समीकरण इतने का एक मूल 2 है तो p का, हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और जो नियम है उनको बताते भी चलेंगे, और आपने क्लास टाइम में इसका प्रैक्टिस अच्छे से किया भी होगा। देखिए, जो मूल होते हैं, मूलों जैसे जो आपका जनरल इक्वेशन है दो घात समीकरण का, दो घात समीकरण वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम तुलना कर लें तो ए बराबर आपको यहां मिल जाएगा 1, बी बराबर आपको मिलेगा 3 और सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा? -p।
ये P मिल जाएगा। यानी ये तीनों, इसकी हम अगर जनरल इक्वेशन से तुलना कर ले, जो समीकरण दिया गया है उसकी तुलना कर ले तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है एक मूल, तो चूंकि हम जानते हैं जो मूलों का योगफल होता है उसको अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, वो होता है माइनस बी अपान ए, ये फार्मूला होता है। और जो मूलों का गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा होता है, उसको लिखते हैं सी अपान ए। तो जरा ध्यान दीजिए, मूलों का योगफल अल्फा, एक मूल दिया है तो मान लीजिए अल्फा दिया है तो एक मूल तो 2 हो गया, प्लस बीटा इजिकल टू माइनस, लगा देते हैं फार्मूले वाला बी, बी का मान कितना है -3, देखिए 3 है, और ए का मान कितना है 1 है, तो कितना आ गया, यहां मैं लिखता हूं 2 प्लस बीटा इजिकल टू -3। तो ये आपका बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। बीटा का मान कितना आ गया -5, यानी दूसरा मूल -5 आ गया। पहला मूल कितना है 2 है, तो अल्फा तो 2 ही आएगा, अल्फा बराबर 2 दिया गया है भाई, एक मूल तो दिया ही गया है। तो अब हमको क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो जरा देखिए इस पर रखते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 2, बीटा का मान है -5, और सी का मान आपका दिया गया है -p, और बटे ए का मान है 1, तो क्या आ जाएगा -10 बराबर -p, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो p बराबर कितना आ गया 10। तो यानी p का जो मान आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो मुझे लगता है समझ में आपको आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं एक एक क्वेश्चन अनसॉल्व का बताता भी चलूंगा, सॉल्व भी करता चलूंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 2024 सेट 1 का जो अगला क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इसमें दूसरे क्वेश्चन में का खा गा घा ऐसे दिए गए हैं, हालांकि मैं लिख भी रहा हूं 1 2 3 ही लिख रहा हूं, आपको प्रश्न समझने से मतलब है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है यदि cos थीटा बराबर, एक प्रश्न ये ऐसे आता है, जो भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। यदि cos थीटा बराबर दिया गया है 15/17, तो साइन थीटा का मान याद कीजिए, साइन थीटा का मान याद कीजिए। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस, क्योंकि हम जानते हैं, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा, आपने सर्वसमीका पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं फार्मूला भी लिखता चल रहा हूं और आपको एकदम बेसिक तक नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर कॉस का मान दिया है तो हमको साइन निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, इस कॉस को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अब कॉस का मान रख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना है 15/17 का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा √, अब जरा इसको आप अगर खोले तो 15 15 225 और 17 17 289 आप गुणा कर सकते हैं। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू हम निकालें तो √ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 289 माइनस 225 और बटे 289, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √ घटा दीजिए, 9 में से 5 गए 4 और 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 गए 0 बटे 289। अब आप जरा यहां ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अब 64 8 अठाए 64 8 हो गया, और बटे 289 किसका वर्गमूल है 17 का, तो साइन थीटा का जो मान आ गया कितना आ गया 8/17। तो ऐसे आप इस सवाल को, एक सवाल मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, आप लोग करिएगा। अगर मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा बराबर 15/17, तो कॉस थीटा का मान याद कीजिए, मान याद कीजिए। साइन थीटा की एक प्रॉपर्टी मैं आपको यही बता देता हूं जल्दी में, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आपको ये चेक कर लेना है कि डिनोमिनेटर में कहीं न्यूमिनेटर से कम तो नहीं है, नहीं, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। लंब को, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है, अगर लंब बड़ा है कर्ण छोटा है तो क्वेश्चन इनवैलिड है, आंसर माइनस में आएगा, गलत आएगा आंसर, ये ध्यान रखिएगा। 15/17 तो कॉस थीटा का मान, ये आप लोग करिएगा, एक सवाल ऐसे आएगा, ये ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा मैथमेटिक्स का अगला क्वेश्चन है सेट का, प्रैक्टिस करने से
केवल मैथमेटिक्स पढ़ लेने से मैथमेटिक्स नहीं आती। मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस करने का विषय है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतनी ही अच्छी आपको आएगी और अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। और क्वेश्चन परीक्षा में रट के जाएंगे तो निश्चित गलत करके आएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स रटने का विषय नहीं है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का विषय है, मैथमेटिक्स समझने का विषय है, ये ध्यान रखिए। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और इस वर्ग अंतराल पर इसका बारंबारता दी गई है, बारंबारता। और वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10। ये वर्ग अंतराल है और इसकी जो बारंबारता है वो 1, 2, 6, 8, 3 है। ये आपको दिया गया है, ये वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता दिया। इससे आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आएगा, माध्य ज्ञात कीजिए। अभी हम कई सेट कराएंगे, उसमें और भी सवालों का प्रैक्टिस आपको कराएंगे। समांतर माध्य तो देखिए कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं वर्ग अंतराल है और इधर है बारंबारता, बारंबारता। तो सबसे पहले ये f है और ये आपका वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ये है, इसकी बारंबारता भी लिख लेते हैं। ये देखिए ये दिया गया है, ऐसे इसको हम कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आए। अब इसकी देखिए इसका जो दिया गया है बारंबारता 1, 2, 6, 8, 3, एक बार रीचेक कर लें, हाँ सही है 3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब समांतर माध्य से आपको बारंबारता पूछे और वर्ग अंतराल दिया गया हो तो सबसे पहले इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा। बारंबारता के बाद इसका मध्यमान, किसका मध्यमान, वर्ग अंतराल का मध्यमान, मध्यमान उसको हम लिख लेते हैं xi से। तो मध्यमान क्या होगा, 0। और मध्यमान निकाला कैसे जाता है, दोनों का योग बटे 2। मध्यमान कैसे निकाला जाएगा, दोनों का योग बटे 2। तो दोनों का योग बटे 2 करोगे 1 आएगा, 4 2 6 बटे 2 करोगे 3 आएगा, 6 4 10 बटे 2 करोगे तो 5 आएगा, 8 6 14 बटे 2 करोगे तो 7 आएगा, 10 8 18 बटे 2 करोगे तो 9 आएगा। 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, ये आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं कि जो ये आपका दिया गया है, ये आपका जो दिया गया है इसका हम निकालते हैं सबसे पहले वर्ग अंतराल, बारंबारता और मध्यमान का। अब इसका हम f इंटू एक्स निकालते हैं, f इंटू एक्स आई। तो f इंटू एक्स आई कैसे निकालेंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, 3 का 2 में 6 होगा, 6 का 5 में 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56 और 9 त्रिक 27, ये निकालेंगे। अब देखेंगे क्या आता है, इनका हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका योग सिग्मा एफ एक्स जो समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य बराबर जो आपका आएगा, समांतर माध्य बराबर वो आ जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स आई बटे एफ, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ इसका हम योग कर लेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स आई क्या आएगा, जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 7 14 और 6 20, 20 हो गया, और 5 2 7 3 10, 10 2 12, 120 आ गया। इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 6, 6 12 8 20, ये 20 हो गया। यानी सिग्मा एफ बराबर कितना आ गया, 20। तो कितना आ गया, 120 बटे 20, तो कट गया तो कितना आ गया, 6 आ गया। यानी इसका जो समांतर माध्य आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपसे समांतर माध्य भी पूछता है। एक सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4
को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसका निर्देशांक है -3, 10, इसका निर्देशांक है 5, 4। ऐसे हम सिंपल बता रहे हैं, नहीं तो इसको संख्या रेखा पर दिखा के आप भी लगा सकते हैं। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक अगर व्यक्त करें, निर्देशांक का मतलब होता है इनके मध्य पर जो पूछा जाएगा, उसका फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये होता है निर्देशांक। तो अगर हम इनका निर्देशांक निकालें तो क्या होगा, 5 - 3/2, 4 - 10/2, सॉरी 4 + 10/2। तो कितना आ जाएगा इनका निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपका आ जाएगा 5 में से 3 गए, 2/2 यानी 1 हो गया, 10, 4, 14/2 यानी 7, 1, 7 हो जाएगा। इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वो 1, 7 आएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि बिंदुओं, 6वां क्वेश्चन, यदि बिंदुओं -1, -3 है, -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है, तो x का मान याद कीजिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है दो बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की दूरी 13 मात्रक है। तो इनके बीच की जो दूरी है दो बिंदुओं की, वो मान लेते हैं एक बिंदु है -1, -3 और दूसरा बिंदु क्या है x, 9, और इनके बीच की जो दूरी है कितनी दी गई है, 13 मात्रक की दूरी दी गई है। अब कह रहा है x का मान याद कीजिए। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, दो बिंदुओं, दा लिखा है, बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जरा d बराबर क्या लिखेंगे, √x2 का मान देखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो जरा x2 - x1 कीजिए, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए, ये x है और ये -1, क्योंकि एक फार्मूले वाला माइनस, एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1, y2 9 है और y1 कितना है, -3 + 3 का होल स्क्वायर। d का मान कितना दिया गया है, दूरी 13 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इसको 1 + b का होल स्क्वायर, x² + 1 + 2x + 9 3 12, तो 12 बरही हम 144, ये आ जाएगा। तो 13, अरे ना लगा पाओ तो इस अंडर रूट को इधर भेज दो। एक आपको नियम बता देते हैं, अंडर अगर आपको लिखा है कि 4 बराबर x की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट, तो ये अंडर रूट इधर भेज दोगे तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट, 4 इसका स्क्वायर बराबर x। तो यही काम कर लो, ज्यादा आपको ना करना पड़े। इसको इधर भेज दोगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा, 13 × 3 = 169 हो जाएगा, और x² प्लस 2x और प्लस 145 हो जाएगा। घटा दीजिए, 169 - 145 बराबर x² प्लस 2x हो जाएगा। तो 9 में से 5 गए 4 और 6 में से 4 गए 2, 24 आ जाएगा। तो बराबर x² प्लस 2x हो जाएगा। जरा यहां लगाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, x² प्लस 2x और 24 को इधर ले आओ तो -24 हो जाएगा बराबर 0। अब आप जानते हैं 12 दूनी 24, 12 बनेंगे ना, उसके बाद 6 × 4 = 24, 6 में से 4 गए 2,
तो +6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 6 माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 दोनों में कॉमन है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, x बराबर -6 और x बराबर 4। तो कौन सा लेंगे, x बराबर -6, x बराबर 4। क्या पूछ रहा है, x का मान। तो x के दो मान आ गए, लेकिन अगर आपसे दूरी पूछ रहा होगा तो भैया दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन x के दो मान है, x का मान पूछ रहा था तो दोनों मान प्रिफर कर रहे हैं यहां, -6 और 4। तो इस प्रकार का सवाल भी आपके परीक्षा में कई बार लगातार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इसका घर पे रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा प्रोसेस कैसे किया गया है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये सेट 1 है, या मैं लिख देता हूं सेट 1 01 सत्र 2024 का अंशाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांकों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां MI लिख रहा हूं, दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। इंपॉर्टेंट सवाल यूपी बोर्ड के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हाई स्कूल के पेपर के लिए। दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो, 290 हो। तो विषम पूर्णांक मान लेते हैं, माना दो क्रमागत, कह रहा है क्रमागत, ध्यान रखिएगा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक देखिए क्या क्या है। पहले विषम पूर्णांक, एक तो x हो गया और एक हो गया x प्लस 1, होगा नहीं होगा, x प्लस 2। आपको विषम पूर्णांक निकालना, आप समझ रहे होंगे कैसे निकालते हैं। मान रख दीजिए 3, 5, 7, ये भी धनात्मक होने चाहिए। एक रखोगे 3, 3 रखोगे 5, फिर रखते जाइएगा तो विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे। क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग,